कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने लास्ट मेरे वीडियोस देखे होंगे और उसमें अपन ने एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास के बारे में जितना भी अपन जान सकते थे, जितनी भी आपको जरूरत थी जानने की, जितना उसको कंक्लूड करके बता सकता था उतना मैंने आपको बताया। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके जितने भी एटॉमिक मास के चार्ट मैंने आपको जो बनाकर बताया है, उससे आप उनको लर्न करो ताकि वो आपके आगे क्वेश्चंस में काम आए लगातार। ठीक है बच्चों, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा तो एटॉमिक मास टर्म का मैंने मतलब क्या बताया? एटॉमिक मास टर्म का मतलब मैंने बताया मास ऑफ एटम। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूलर मास को स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है फॉर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मास ऑफ मॉलिक्यूल तो तब निकालेंगे जब ये पता होगा कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल क्या होता है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? हैशटैग मॉलिक्यूल ट्रेंड कराना है, हैशटैग मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर मॉलिक्यूल देखूंगा तो आप ध्यान रखिए कि एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ atoms which can exist in free form, जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, दैट टर्म विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूल, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूल, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, देयर आर 2 एटम्स, नॉट अ सिंगल एटम, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मॉलिक्यूल, राइट। CO2, NH3, moreover I can say SO2, SO3, etc. ऑलराइट, अब यहां से हमें एक और टर्म सीखनी है, वो टर्म है मॉलिक्यूलरिटी, और रादर से एटॉमिसिटी भी हम उसे कह सकते हैं। एटॉमिसिटी बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, है ना, एक्चुअली में है क्या, तो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं इस बारे में, है ना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे 9th के भी हों, है ना, तो आपके भी ये चीज देखने में आएगी। ठीक है, आपके भी ये चीज देखने में आएगी कि एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। कई बार बच्चे अटक जाते हैं इसमें, कई बार इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सोचो जेई नीट तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कई बार इतने सी टर्म्स है। तो समझो हर एक छोटी चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, अगर हम देखें तो जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है CO2, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 एटम तो कार्बन का है, इसमें 2 एटम्स इसमें ऑक्सीजन के हैं, तो सर मैं कह दूंगा कि इसके अंदर 3 एटम्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 3 एटम्स है इसके अंदर। अच्छा, इफ आई आस्क द नंबर ऑफ एटम्स विद रेस्पेक्ट टू कार्बन इन CO2, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा उसके अंदर? फिर सोचने वाली बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं बच्चों, गौर करो। 3 एटम्स में से 2 तो ऑक्सीजन के और 1 कार्बन के, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने हो गए? 1 हो गया, सिंपल। सो हम इसको कह सकते हैं कि देयर विल बी 1 एटम विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। और अगर कोई कहते हैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो देयर विल बी 2 एटम्स विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सिंपल था, एकदम आसान था। एक और एग्जांपल देखते हैं। C6H12O6 हमारा प्यारा ग्लूकोज होता है। टोटल एटम्स अगर आपसे कोई बोले तो 6 और 6 12, 12 और 12 24, तो देयर विल बी 24 एटम्स। अगर मैं बोल दूंगा इन तीनों के रेस्पेक्ट में बताओ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप कहोगे 6 एटम्स विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, 12 एटम्स विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और अगर आगे कहूं तो 6 एटम्स वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये एटॉमिसिटी थी थोड़ी सी, समझ पाते हो मेरी बात है? 2-3 अपन और क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल भी करके देखेंगे एक बार। आप एक बार इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, अपन फिर आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। देखिए कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, थोड़े से, ताकि एग्जाम्पल से समझ में आए। एक दो एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं जिनसे अपन चीजों को थोड़ा सा एलेबरेट कर पाए, समझ पाए। तो एग्जाम्पल देखेंगे अपन। सबसे पहले ले रहे हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का आईयूपीएसी में जो नाम डिसाइड किया हुआ है दैट इज अमोनियम फेरस सल्फेट। अमोनियम फेरस सल्फेट, ओके। अब कई बार ये तो है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी कौन? आईयूपीएसी अपनी केमिस्ट्री की प्रधानमंत्री है। कैसे? ये जो बोल दे वो केमिस्ट्री में सच है, इसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इसके फैसलों के खिलाफ कोई नहीं जाता है ना। यानी आप प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, फिर जो सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, है ना। इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? जिनेवा में। होगा, हमें क्या लेना देना, हमको कौन सा कोई मतलब है उससे। ये नाम आईयूपीएसी ने दिया हुआ है, और वैसे इसको बोला जाता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। 12th वाले बच्चे जानते होंगे, टाइट्रेशन में काम आता है। 11th वाले बच्चे अभी 11th में आए हैं तो थोड़ा सा उनको अभी टाइम लगेगा। 9, 10th वाले बच्चों के लिए तो बस ये मोहर सॉल्ट ही अपने आप में एक चीज है। आप इतने से खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, राइट। होता क्या है ये एक्चुअली में, गौर करना। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। ऑलराइट, नाउ देयर इज वन कंडीशन, है ना। 2-3 चीजें, जो चीजें साथ में आती जाएंगी वो साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर थिंग 10th में पढ़ा होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इन क्रिस्टल्स के साथ ये वाटर मिक्स है। ऑलराइट, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर इसके अंदर मैं बोलूं कि कितने आपके पास इसमें एटम्स हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ये पता लगाना है। नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत आसान है। जोड़ते जाओ, केवल जोड़ो एटम्स को। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ऑलराइट, टोटल नंबर ऑफ एटम देखो, एक तो Fe का एटम है। अब अलग मार्कर से अलग पेन से शो कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो, एक तो Fe है, ठीक है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में जोड़ूंगा तो मैं जोड़ूंगा 1 + 1 + 4। यहां तक का काम पूरा बच्चों? या बिल्कुल पूरा सर। अब देखो, N है तो सिंगल, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है ओवरऑल पे? 2 लगा हुआ है, तो N2। N कितने? 2। तो क्या लिख दूंगा? 2। अब अंदर 4 है और ओवरऑल का ट्वाइस हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 8। फिर से सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 6H2O। इसका मतलब है H2O के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, और उन 3 एटम्स को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हम लिख देंगे 6 × 3, 18 हो जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 1 21 और 18, ये मिलकर के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। तो टोटल हो गए 39 एटम्स। टोटल हो गए कितने एटम्स? 39 एटम्स। अब अगर मैं कह दूं कि भैया इनमें से किसी विद रेस्पेक्ट निकालो, तो गौर करना किस तरीके से उसको निकाला जाएगा, ठीक है। देखो, विद रेस्पेक्ट टू आयरन अगर बोलूं तो इस पूरे में केवल एक ही Fe का एटम है, तो मैं बोलूंगा 1 एटम ऑफ Fe, ठीक। अगला देखो, सल्फर बोलूंगा S, तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 एटम्स विद रेस्पेक्ट टू सल्फर। मैं बोल दूं ऑक्सीजन, अब गौर करने वाली चीज है, 4 ये रहे, 4 ये रहे, कितने हो गए? 8 और 6 ये रहे, 14, है ना। तो भैया 14 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, नाइट्रोजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स? ये थोड़ा सा नाइट्रोजन कितने एटम्स? 2 एटम्स, तो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्यों बता रहा हूं? ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ऐसा मत समझ लेना कि ऐसे बता रहा हूं इसको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अभी आगे जाके हमारे छोटी स्टर्म आएगी एलिमेंटल एनालिसिस,
जो 11th में उनको नया लग रहा होगा, 9th 10th वाले तो खैर बच्चे हैं अभी छोटे से, है ना। 12th वाले जानते होंगे जिन्होंने वाकई में पढ़ा है। एलिमेंटल एनालिसिस एक टर्म आएगी जिसके अंदर यही सारी चीजें काम आती हैं, और कई बार जेईई और नीट में इन्हीं क्वेश्चनों में अटका दिया जाता है बच्चों को। मतलब ये छोटी सी चीज है उसका, उस बहुत बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, की है ना ये। तो देखो नाइट्रोजन हो गए 2 आइटम, हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हो गए भैया बताओ, हाइड्रोजन के आइटम्स बताओ। 8 ये रहे और 12 ये रहे, 20 आइटम्स, 20 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो 20 और 1 21 और 2 23 और 2 25 और 15 14 39 काम हो गया, ऑल इन गुड। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की, ध्यान रखना एटम की एटोमिसिटी नहीं निकालते हैं, मॉलिक्यूल की निकालते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी आप आराम से निकाल सकते हो। नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा, मैं समझता हूं। ऑल गुड। अब अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब अपन क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पर? एटॉमिसिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं जरा यार, हेडिंग वेडिंग के बिना क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अच्छा सर? हाँ सर, बिल्कुल, है ना। देखो सबसे पहला होता है मोनो एटॉमिक, समय बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहला होता है क्या? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? मोनो एटॉमिक का मतलब है मोनो। केमिस्ट्री में जब भी टर्म आ जाए मोनो, मोनो का मतलब अकेला, सिंगल, हक से सिंगल है अपन, जाकिर खान याद है ना, हक से सिंगल है अपन, ठीक है। तो हैं, राइट। तो मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, ठीक है। तो जिसमें एक एटम होता है, जिसमें क्या हो? केवल एक एटम हो। तो ऐसे कौन कौन होते हैं? सुनना जरा। हीलियम होता है, नियॉन होता है, ऑर्गन होता है, ज़ेनॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है। ये तो हो गई सारी आपकी नोबल गैसेस, है ना। तो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। 12th वाले जानते हैं कि ये जो गैसेस हैं वो रिएक्ट करती हैं। ऐसे ही फिर आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑलराइट। ऐसे ही मान लो आपके पास जो है बेरिलियम हो गया, एक्सेट्रा। मतलब जिसमें केवल एक ही एटम हो सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक बोलेंगे। सिंपल चीज थी। सेकंड, डाई एटॉमिक, है ना। डाई टर्म को जहन में बैठा लो, अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। डाई का मतलब 2। डाई वो लगाने वाली डाई नहीं है। क्या समझते हो तुम भी? समझ में नहीं आता कभी। 2 एटम, कितने एटम्स? 2 एटम्स। अब सुनो, 2 एटम्स होते ही 2 कैटेगरी में डिवाइड करेगा, 2 कैटेगरी में फॉल होगा। एक तो होंगे होमो एटॉमिक, और एक होंगे हीट्रो एटॉमिक। अच्छा, होमो का मतलब सेम, हीट्रो का मतलब डिफरेंट। ये कुछ टर्म्स हैं जिनमें अक्सर आप अटकते हो। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया मेरे 5 साल के करियर में कि होमो और हीट्रो को आसानी से कुछ तौर पर बच्चा समझ ही नहीं पाता कई बार कि होमो हीट्रो है क्या। सिंपल सी चीज है बच्चों, बिल्कुल सिंपल चीज है। होमो का मतलब है सेम और हीट्रो का मतलब है डिफरेंट। मतलब ये तो जुड़वा है, ये जुड़वा नहीं है। ये तो जुड़वा है और ये जुड़वा नहीं है। कैसे नहीं है? जरा गौर करेंगे थोड़ा सा। देखो जरा, इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो हमारी देखो H2 हो गई, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया, एटसेट्रा। कुछ और भी हो सकते हैं, है ना। अपन को थोड़े थोड़े से लिखने। हीट्रो एटॉमिक की बात करूं तो देखो HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, NaCl हो गया, LiI हो गया, राइट, एटसेट्रा। इस तरीके से अब अगर हम बात करें तो 3rd नंबर पे आता है हमारा ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में 3 एटम्स। अब 3 एटम्स में अगर होमो में देखोगे, तो देयर इज अ एग्जांपल ओजोन, O3, राइट। वैसे अगर अच्छा इसके अंदर एक CO भी लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना चाहो तो लो लिख देता हूं, है ना।
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर। इसमें आएंगे तो हीट्रो, हीट्रो में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों बोलो? देखो CO2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, SO2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स विद ट्राई एटोमिसिटी, है ना, और ट्राई एटोमिक। तो देखो एटोमिसिटी की पता चलती जा रही है कि अगर उसकी बोलूंगा तो भैया इसमें एक एटम है, उसकी एटोमिसिटी 1 है, ये बोलूंगा तो एटोमिसिटी 2 है, ये बोलूंगा एटोमिसिटी 3 है। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें पता चल रही है। नंबर 4 पॉइंट है भैया टेट्रा एटोमिक। टेट्रा एटोमिक, टेट्रा एटम जब भी आए समझ जाओ 4 एटम है। अगर बोल दूं होमो तो देयर इज एग्जांपल P4 दैट इज नोन एज फॉस्फोरस, दैट इज नोन एज फॉस्फोरस। अगर मैं बोल दूं हीट्रो, अगर मैं बोल दूं क्या हीट्रो, तो हीट्रो में क्या आ जाएगा बताइए, बताइए बोलिए। NH3 हो गया, अमोनिया है ना, क्या दिक्कत है? NH3 हो गया और AlCl3 हो गया और AlBr3 हो गया और BH3 हो गया, एटसेट्रा। इसके बाद फिर पॉलीएटॉमिक में फॉल करा दो। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक अगर हम बोले तो पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होगा बच्चों? पॉलीएटॉमिक का मतलब लिख दो साफ साफ, जाहिर सी बात है, मोर देन 4 कर दो, मोर देन 4 एटम्स। सो इफ देयर आर मोर देन 4 एटम्स तो क्या समझ जाना चाहिए हमें, बताइए? मोर देन 4 एटम्स तो इसके अंदर एक ही याद रखना है ना, वो है अपना ऑक्टा एटॉमिक होता है। क्या होता है? ऑक्टा एटॉमिक, S8 सल्फर, यो, ठीक है। एक बार आप इसको भी नोट कीजिए। ये चीजें बता क्यों रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी धीरे धीरे आप मॉलिक्यूलर मास का बेस तैयार कर रहा हूं। सुना है ना, नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा घर बनेगा, उतना ही अच्छा मकान बनेगा। तो वो ये नींव है, नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई होप नोट कर लिया होगा आपने, राइट ना? आइए चलिए अब हम मूव कर रहे हैं हमारे प्रॉपर टॉपिक की तरफ, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास असल में कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज है। जिस तरीके से एटॉमिक मास पढ़ा है वैसे ये भी होगा। इसके अंदर भी हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे और इसके अंदर भी हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देखिए जरा सिंपल सी चीजें हैं, जैसे क्या कहेंगे कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल इन U। सर ये U क्या है, U क्या बला है? तो सुनो, एक्चुअली में लिखना तो इसको AMU ही था, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। एक्चुअली में इसको लिखना तो AMU ही था, क्योंकि अगर आप सेम यूनिट्स को ऐड करोगे तो फाइनल यूनिट भी तो सेम ही होगी। तो आप इसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, यही बता देता हूं, देखो साथ साथ फॉर एग्जांपल बता देता हूं। अगर मैं बोलूँ आप H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपने बोला ठीक है सर हम निकाल देंगे मॉलिक्यूलर मास। सर हाँ, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोजन का मास जो 1 AMU होता है, या 1 ग्राम पर मोल होता है, जो भी होता है। अपन तो AMU लेंगे अभी तो अपन, सॉरी अभी तो अपन AMU लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट लेंगे। तो आपने लिखा सर 1 तो होता ही है, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या काम में ले रहे हो? एटोमिसिटी काम में ले रहे हो। मास इंटू एटोमिसिटी विल बी मास ऑफ द मॉलिक्यूल। सिंपल बात है एकदम। तो इसलिए वो कंसेप्ट सिखाया, समझ आती है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो अब आपने इसके 1 AMU से मल्टीप्लाई किया, तो ये आना क्या चाहिए असल में? 2 AMU। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स ने सोचा कि यार इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन ये तो एटम के मास की यूनिट है ना, तो हम इसको क्यों लिखे? तो हमने कहा यार एक काम करो, लड़ो उड़ो मत, देखो लड़ो मत यार, है ना। हिंसा से किसी का भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, आप लड़िए मत। आप एक काम करिए, इस AMU को U में बदल दो, आप इसको 2U लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफाइड मास, है ना। थोड़ा सा हिंदी में बोलूं क्या, इसको बोलते हैं एकीकृत द्रव्यमान। यानी कि जब मास को यूनिफाइड कर दिया जाए, एक साथ लेके आया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिफाइड मास बोलते हैं, है ना। 2U, इसका मतलब AMU में और U में कोई भी डिफरेंस, खुद सोचिए, AMU और U में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि बिकॉज 1 AMU will be equals to 1U will be equals to 1 ग्राम पर मोल।
ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और जैसे ये ग्राम में आएगा ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जब रिलेटिव निकालना होगा तब उस टाइम पे इसकी कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। समझ पाते हैं? छोटी सी चीज देख लो, कल भी लास्ट सेशन में हमने यही सीखा था नहीं सीखा था कि एएमयू इन दोनों के बराबर तो होता ही है। अब ये गौर करना, रिलेटिव मोलर मास 1 एएमयू कुछ नहीं है इस टाइम, 1 एएमयू इज एटॉमिक मास, 1 एएमयू। अच्छा, इसको भी मॉलिक्यूलर मास ही लिखो, क्योंकि इनिशियल यूनिट तो एएमयू ही आती ना आपके पास, क्या दिक्कत है उसमें, गलत थोड़ी कर रहे हैं कुछ। मॉलिक्यूलर मास, इसको भी मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्योंकि ग्राम में आ गया। आरएमएम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूं, है ना, हो सकता है आप भूलें। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास, लिखा होना चाहिए सब कुछ, तो कभी दोबारा भी देखो तो पता रहे कि हाँ यार सर ने बताया तो था, मैं ही भूल गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, एंड दिस इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों का एक्सप्लेनेशन अपन लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एम आई राइट? गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं है तो एक बार फिर से उस वीडियो में जाइए और आराम से उसको देखिए, होगा नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा एक आराम से, ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर किसी ने ना देखा हो सीधा अगर वो यहाँ आया हो। ऑलराइट, अब अगर अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा, तो कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों। मेन थिंग वही है हमारे लिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो एग्जांपल देखो, कैलकुलेट मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें 2-3 सब्सटेंस लिखूंगा मैं, सब्सटेंस, ठीक है, यहां लिख लेंगे उसका मोलर मास। फर्क तो होता नहीं है कोई, बस यूनिट्स का फर्क है थोड़ा थोड़ा, राइट? अरे हाँ ना तो बोल दे, हाँ, फर्क तो कुछ होता नहीं है यूनिट्स का फर्क है, बस यूनिट बदला और दूसरा मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं अपन जरा। जैसे मान लो एक सबसे पहला मेरा सब्सटेंस है C6H12O6 है, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेबोरेटरी वो होता है अपना, क्या लेबोरेटरी रिएजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका निकाल लेते हैं एक अपन, है ना। एक और बता देता हूं, है ना, एक होता है अपने पास Na2SO4.10H2, वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला ही बता देता हूं ताकि ऐसा कोई आया तो समझ में आए। इसे कहा जाता है ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट इसको कहा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं किस किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे इसकी बात करें तो देखो, कार्बन के हिसाब से एटॉमिसिटी कितनी है, 6। अब गौर करते जाओ, कार्बन का मास कितना पढ़ा है अपने लास्ट वीडियो में, 12। अरे भैया 12 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं सर, पढ़े हैं। तो 12 इंटू 6 हाइड्रोजन, 1 इंटू 12 ऑक्सीजन, 16 इंटू 6 सॉल्व कर लेंगे, 180 यू आ जाएगा। वैसे तो एएमयू आएगा पर यू लिख दो, ये तो आ जाएगा। तो इनकी यूनिट्स अलग पेन से लिख रहा हूं, इसकी यूनिट यू लिखना, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल लिखना, और ये आपकी यूनिट लेस है क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसे बार बार सॉल्व करके इनको देखना, खुद का दिमाग चलाना थोड़ा सा। यहां देखो, पोटेशियम की बात करूं तो 39, मैंगनीज की बात करूं तो 55 होता है, और अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का होता है 16। क्या मैं भी सोच रहा हूँ, क्या सर आप भी सोच रहे हो, मजे से जोड़ लेना इसको, 158 यू आ जाएगा। ये 4 मत समझ लेना कहीं इसको भैया, कहीं 4 समझ लेना इसको, यू है। इसका देखूं तो देखो, सोडियम का होता है 23, ऑलराइट, तो 2 इंटू 23 कर दिया है। सल्फर का होता है 32, कोई समस्या नहीं। अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है, 4 इंटू 16, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहां आऊंगा तो H2O का पूरा निकाल लो और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे आसान लगता है मुझे। तो प्लस लगाया, 10 इंटू लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। H2O है ना, तो आप तो अपने मेथड से चलो भाई, 1 इंटू 2 एटोमिसिटी 2 है, ऑक्सीजन के हिसाब से 1 है, तो 1 इंटू 16 कितना आ जाएगा? सोचिए, बुझिए जरा, कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से 322 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 322 यू। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास थोड़ा देख लीजिए, 46 और 32 है, उसके बाद 64 और उसके बाद 180, तो इस लगभग 322 के आसपास आएगा।
है ना, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। और मान लो कहीं आगे पीछे हो भी जाता है तो देख लेना, है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है, हो जाती है कई बार। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो इसका आ जाएगा कितना 180 ग्राम पर मोल। इसका वही सेम रहेगा, अब तो मैग्नीट्यूड बदलता थोड़ी है कभी, क्या सर आप भी कैसी बात कर रहे हैं, 322 ग्राम पर मोल। और रिलेटिव अगर निकालेंगे तो ये तो 180 रहेगा, या 158 रहेगा और ये 322 रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक ये किसके रिलेटिव है 1 AMU के या 1 U के, है ना, लिख देता हूं, कब तक रहेगा ये रिलेटिव टू 1 AMU, तब तक ये रहेगा, और 1 U। एक सेकंड दोबारा लिख देता हूं, हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है 1 AMU और 1 U, ठीक है। जब तक ये इसके रिलेटिव रहेगा, यूनिट लेस हो तब भी रहेगा, लेकिन वैल्यूज तब तक ये रहेंगी। अगर किसी और के रिलेटिव निकालने के लिए कह दिए तो फिर समस्या हो सकती है। तो ये था मॉलिक्यूलर मास, जितना आपको जानना था। देखो बेस बनना जरूरी है, अगर बेस बन गया तो काफी कुछ सीख जाओगे। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग आज का सेशन एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप इसको नोट कर पाए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आज का सेशन में भी आपको मजा आया होगा। तो वो तो अपने है ही, मजा आया, वो होना चाहिए यार, बिना उसे काम नहीं चलेगा, सही है ना। तो काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा लगा हो तो शेयर वगैरह करो, फैलाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके बाय।